नमस्कार, आईएनडी स्पेशल रण में दिग्गज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और रणभेरी बजने के साथ ही जो पार्टियों के दिग्गज नेता हैं वो धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। चाहे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, दोनों ही नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आदिवासी मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। तो कुल मिलाकर आदिवासियों पर इसलिए भी फोकस ज्यादा है नेताओं का, क्योंकि चुनाव भले ही बड़ा ना हो, 18 जिले की 47 नगरीय निकायों में ये चुनाव होने हैं और उनमें भी अधिकांशतः नगर परिषद नगर पालिकाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद अहम इसलिए ये चुनाव हो जाता है क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं ये अधिकांशतः आदिवासी बाहुल्य इलाकों में हो रहे हैं और ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में जो है वो आदिवासी वोटर ही निर्णायक होता है। मध्य प्रदेश की लगभग 80 सीटें ऐसी हैं जिनको आदिवासी वोटर बहुत बड़े तरीके पर यहां प्रभावित करता है। और अगर हम देखें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के बाद अब जैस का दखल बढ़ रहा है, जैस कह चुका है कि 71 सीटों पर आदिवासी कैंडिडेट जैस उतारेगा, तो कुल मिलाकर इसको लेकर भी ये चुनाव छोटा भली है लेकिन बड़ा अहम हो जाता है। कमलनाथ जी से लेकर शिवराज जी और मंत्रियों से लेकर कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी सभी इन चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और इस चुनाव को किसी बड़े चुनाव से कम नहीं मान रहे हैं, आंक नहीं रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यही चुनाव 2023 के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा से पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी जी, रवि वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और धर्मेंद्र पेगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंकर लाल जी, पहला सवाल आपसे ही, चुनाव ज्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन अहम है क्योंकि ये ज्यादातर आदिवासी इलाकों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। आपकी सरकार कहती है कि आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया और अब उन्हीं चीजों को लेकर आदिवासियों के बीच आप जा रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि इस बार आपको सफलता वहां पर मिलेगी? जहाँ तक आदिवासियों के बीच में काम का सवाल है, पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के तमाम प्रकार से उनके आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास किए हैं। सरकार ने भी अपने स्तर पर उनके रोजगार, उनकी जो वनो उपज है उसके माध्यम से उनको लाभ अधिकतम मिले और उनका शोषण न हो, इसलिए तमाम वनो उपज के दाम निर्धारित किए और खुद खरीदना शुरू किया। इतना ही नहीं है, अन्य तमाम प्रकार के प्रयास, छात्रावास, बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाकर के वो पढ़े, देश के किसी कॉलेज में कहीं पढ़े और शुरू से उनकी तैयारी करने की वो योग्य बने, ये सारे प्रयास किए हैं। और इतने ही नहीं, उन्होंने बार बार जितने आदिवासी क्षेत्र थे जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी पट्टे की, हेलो जी, वनवासी क्षेत्र में जो पट्टे देने की बात थी, लाखों की संख्या में पट्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान शिवराज सिंह जी के प्रयासों से और केंद्र के प्रयासों से बांटे गए। मैं सोच रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर के 2018 तक लगातार अधिकतम सीटों को जीतती रही जी। 18 में थोड़ी सी 19-20 हुई है और उस 19-20 को ये नगरीय पंचायत के जो चुनाव है अभी परिणाम आने वाले। आपने देखा है कि कई जगह तो कैंडिडेट नहीं मिले। खुरई नगर पालिका का समाचार मीडिया से ही हम लोगों को मिला है जी कि खुरई में कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ। और इन परिस्थितियों में विपक्ष को मेहनत करना चाहिए। कमलनाथ जी दौरे कर रहे हैं, चलिए कम से कम वो निकले तो ट्विटर के घेरे से और व्हाट्सएप और फेसबुक के पर उनका कार्य वो करें। शंकर लाल जी, वहाँ कहीं कुछ नहीं है। इन नगर पंचायतों में आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से और कार्यकर्ताओं के मदद से जीती। शंकर लाल जी, आपने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में जो सीटें हैं आदिवासी, 2018 में 19-20 का अंतर था। सिर्फ कांग्रेस की अगर हम बात करें 48 सीटें थी आदिवासी की, उसमें से सिर्फ 16 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी सर।
बाकी कांग्रेस जीती, आधे से ज्यादा का अंतर था। मतलब कुल मिलाकर आपकी 16-48 में से सिर्फ 16 जीते थे, तो आप 19-20 कैसे ये हुई सीटें? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उनको हम कवर करेंगे। अभी जी भी जो उपचुनाव हुए हैं आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे लोकसभा का हुआ हो खंडवा बुरहानपुर के बीच में, और चाहे अन्य विधानसभा क्षेत्र हो आदिवासी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। जी सारे प्रपंच के बाद, कांग्रेस के सारे आरोप के बाद। रवि जी, आदिवासियों के बीच अगर पैठ की बात करें, 2003 से 18 तक बीजेपी का वोट बैंक रहा है। कुल मिलाकर देखें, अगर बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलती रही, 18 में जरूर आप लोग कामयाब हो गए थे आदिवासियों को अपनी ओर खींचने के लिए। अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, ज्यादा बड़े चुनाव है नहीं, नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, ऐसे में आप लोगों का फोकस, क्योंकि आप लोग भी दावा करते हैं कि आदिवासियों के लिए 15 महीने में बहुत कुछ किया है कमलनाथ सरकार ने, तो कितनी उम्मीद है आप लोगों को कि आदिवासी बाहुल्य सीटों में आप कितनी जीत पाएंगे नगरीय निकाय? जी जी, निश्चित तौर पे सुनील जी, आदिवासी वर्ग के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका दोहन किया, उनके साथ छल कपट किया, लगातार जुमलेबाजी, लगातार झूठेबाजी के बल पर उनके जनमत को उन्होंने हासिल किया, लेकिन 2018 में हमें जनमत मिला, पूरे भरोसे के साथ बेहतर मैंडेट मिला, और हमारी सरकार में वो ऐतिहासिक कार्य किए जो 15 सालों में इस सरकार ने नहीं किए थे। तेंदुपत्ता वन संग्राहक थे, उनकी जो धनराशि थी वो हमने बढ़ाने का काम किया। उनके लिए बेहतर से बेहतर जो आवास जो जिलों में हो सकते थे, उनके आवासों के लिए उनके वन अधिकार के जो पट्टे थे, वो इंदिरा जी की सरकार में और कमलनाथ जी की सरकार में उस योजनाओं को और गतिशील देने का कार्य किया। लेकिन आज आप देखेंगे कि एक 16 वर्ष की सरकार में, 17 वर्ष की सरकार में, शिवराज जी के शासनकाल में आज भी जो है एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार कह रही है कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज भी हमारे जो दलित भाई हैं, आदिवासी भाई बहन हैं, लगातार उनके साथ दमन हो रहा है। लगातार हर दूसरी तीसरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के लोगों की संलिप्तता उजागर होती है। तो ये जो है आदिवासी विरोधी लोग हैं, ये केवल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए उनके बीच में जाते हैं। और फिर चुनाव आया है 2023 का, और ये जिसे हम आप अभी चर्चा में था कि ये छोटा चुनाव है। कांग्रेस के लिए कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता है, जनता के मुद्दे उठाती है। लेकिन ये पुनः जो है आज शिवराज जी फिर जो है झोंकने के लिए जनता के बीच पहुंचे हैं। धर्मेंद्र सर, चुनाव छोटा है जैसे कि हम शुरू में चर्चा कर चुके, लेकिन अब क्योंकि दिग्गज दोनों पार्टियों के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, दोनों ही उतरे हुए हैं, चाहे हम कमलनाथ जी की बात करें या फिर शिवराज जी की बात करें लगातार। और क्योंकि कमलनाथ जी के लिए तो इसलिए भी थोड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है क्योंकि 6 नगरीय निकाय चुनाव जो हैं वो कमलनाथ जी के संसदीय क्षेत्र, अब जो कि नकुलनाथ जी का है, वहां पर है, छिंदवाड़ा में है, तो वहां पर भी शिवराज जी जनसभाएं कर चुके हैं। दमुआ है, सौंसर है, यहां पर सीएम की चुनावी सभाएं हो चुकी हैं, और इसके अलावा भी बाकी इलाकों में भी सीएम लगातार सक्रिय हैं। तो एक मेंटली प्रेशर और पॉलिटिकल मैसेज देने का कोशिश कर रही है बीजेपी यहां पर। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी कहा कि उनकी सरकारों ने आदिवासियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जिस पैसा एक्ट की बात होती है अभी तक वो लागू नहीं हो पाया? सर देखिए, पैसा एक्ट की बात जो है उसको लेकर अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उसको कानून की शक्ल दी जा रही है। ये कितना प्रभावी होगा और आदिवासी भाई इसका कितना फायदा उठा पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा जी। लेकिन जैसा कि दोनों दल के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये चुनाव बहुत कम जगहों पर है और प्रतिष्ठा की बात, लेकिन अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुश्किल 1 साल रह गया है। बिल्कुल सर, अगले साल नवंबर में चुनाव होना, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी जी। ऐसे में आदिवासी क्षेत्रों में जो नगरीय निकाय चुनाव है, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका के, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद देश में जी पहली बार कहीं चुनाव यदि हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश के इन आदिवासी जिलों में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं जी। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का जो बड़ा वर्ग है पूरे देश में उसको साधने की कोशिश की, जो कभी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। बिल्कुल सर। अब 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें आदिवासी बहुल सीटें 48 वो सीटें जहां पर जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, प्लस
25-30 और सीटें जहां पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में होते हैं जी, वहां पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव उन क्षेत्रों में है यहाँ आदिवासियों की बहुतायत है, जैसे कि झाबुआ जिला है, अलीराजपुर जिला है, या छिंदवाड़ा है, या अनूपपुर है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के ऊपर दबाव है कि वो इन चुनावों को जीते। जैसे जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तो छिंदवाड़ा का नगर निगम कांग्रेस को जीतना जरूरी था, क्योंकि जिन कमलनाथ जी जो वहां से प्रतिनिधित्व है जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो कैसे भी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने वहां एक संदेश दिया कि नहीं, वो अपने क्षेत्र में मजबूत है। जी, अब जैसा कि आपने बताया कि सौसर में चुनाव है, परासिया में चुनाव है, गिरनारदेव में चुनाव है, तो वहां भी कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा लगी हुई है। तो कमलनाथ जी को उनके घर में घेरने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए जी, तो छिंदवाड़ा के जो नतीजे होंगे उससे दोनों पार्टियों के मनोबल पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी रहेगा और मनोबल पर भी असर पड़ेगा। यदि इनकेस वहां पर भाजपा सफलता पाती है तो भाजपा को कहने को रहेगा कि हमने कमलनाथ जी को उनके गढ़ में, कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा हार गए तो वो गए, तो वो पूरे प्रदेश में कैसे लड़ेंगे। और यदि इनकेस कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। तो छिंदवाड़ा में दिग्गजों के बीच जो आजमाइश हो रही है उसके नतीजे पर पूरे मध्य प्रदेश की नजर है, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश की नजर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। शंकर लाल जी, जैसा कि धर्मेंद्र सर ने भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी के बाद ये पहला चुनाव है और ये टेस्ट भी हो जाएगा कि आदिवासियों के वोट बैंक के लिए जिस प्रकार से आप लोगों ने जो एक कार्ड खेला वो सफल हो रहा है कि आदिवासी उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। चाहे हम टंटिया मामा के नाम पर एक रेलवे स्टेशन की बात करें, भोपाल का रानी कमलापति की बात करें, और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने आदिवासी के लिए की हैं, नाम बदले हैं, स्टेशन बनाए हैं और भी तमाम चीजें हैं। तो आदिवासी उन चीजों को आत्मसात कर पाए, उन तक वो संदेश सही तरीके से पहुंच पाए कि नहीं, ये भी चुनाव के नतीजे आपको बता देंगे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, जी सर। आपने तो सब खुद ही कह दिया जी, मैं ये कह रहा था, आपके प्रश्नों में उत्तर है। अभी राष्ट्रपति जी की चर्चा आई, हालांकि इन चुनाव में राष्ट्रपति जी की चर्चा करना बहुत मैं अपनी ओर से नहीं करना चाहता, पर राष्ट्रपति जी के चुनाव में आपने देखा जी, कि मैं कांग्रेस को कहना भी नहीं चाहता था, डिबेट के बाहर का विषय है कि कांग्रेस के विधायकों की क्या स्थिति रही। और जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर दो राष्ट्रपति जी को जो वोट मिले उनमें भारतीय जनता पार्टी के शक्ति से अधिक वोट मिले। पर इस परिस्थिति से समझना चाहिए कि देश के अंदर आम आदमी के अंदर केंद्र की सरकार जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही, अभी लड़ाई में आदिवासी हो चाहे वनवासी हो चाहे का गरीब, उसके ये तमाम काम कार्यकर्ताओं ने वाली भी की है भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष विष्णु दत्त जी शर्मा के आह्वान पर और पार्टी के आह्वान पर, और सरकार ने भी की है। आज जो भी कर रही सरकार कर रही है। पहले वन उपज जा करके दलाल अड़तिये खरीद लेते थे, आज उस वन उपज के रेट तय करके और उसका लाभ उनको मिले और वो सरकार खुद खरीद रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने भी किए होंगे काम, पर अगर उन्होंने काम किए होते तो 2003 में सुपड़ा साहब क्यों होता। हम हारे हैं 18 में, पर हम 5-7 सीट से हारे हैं। अभी उत्तर दे दे बंधु मेरे, राष्ट्रपति के चुनाव में ही क्या हुआ जी, और इस नाते जयस से भी अभी क्या वातावरण है कांग्रेस का। उस बार तो जयस के नाम पर और कांग्रेस ने थोड़ी बहुत कुछ कर कुरा करके थोड़ी किया, पर इस बार क्या स्थिति है, पोल खुल चुकी है। जनता कांग्रेस के विधायकों को लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में यदि हमें काम और जनता के प्रति संतुष्टि चाहिए तो लोग जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तरफ है, और इस नाते हमें जो है भैया कांग्रेस तो भगना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हम आदिवासी जीत लेंगे। अरे भाई, आप विपक्ष हो, आप कहीं जीतो हारो, या आपकी मेहनत आपकी जनता की इच्छा। पर वस्तुस्थिति ये है कि सिर्फ नेंग बुझाया जा रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में अरुण यादव जी ने कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उस
दूसरे कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार लोग जो जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो टिकट लेने को तैयार नहीं है। इन तमाम सीटों में आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी एकदम जमीन में जाकर के कार्यकर्ताओं ने उस क्षेत्रों में वर्षों से काम किया है, अपना जीवन होम किया। नहीं, ये मान लिया हमने कि बीजेपी ने लगातार काम किया, और बीजेपी छोड़ दीजिए, आरएसएस भी बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाकों में काम कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस प्रकार से रवि वर्मा जी ने भी कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र किया कि आदिवासियों को लेकर घटनाएं लगातार हो रही हैं, अपराध लगातार हो रहे हैं, आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा, और इन्वॉल्वमेंट अगर देखें उसमें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं के ऐसे नाम आए हैं, कई ऐसे कांड हुए हैं जिनमें बाद में बीजेपी नेता ही अरेस्टिंग उनकी हुई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? आदिवासियों के लिए काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों पे अत्याचार भी आपकी सरकार में हो रहा है। बात आपने कही है, और आदिवासी सरकार अत्याचार कर रही है, इसमें थोड़ी सा अंतर कर लीजिए। आपने खुद कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है, मैंने ये कहा कि आपकी सरकार में अत्याचार हो रहा है आदिवासी पर। चलिए, आई एम सॉरी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप खुद न्याय करिए। ये इंडिविजुअल टाइप के, इंडिविजुअल नेचर के मामले हैं जी, कि कहीं कोई विवाद था, कोई बात थी, वहाँ कोई हुआ, और उसमें आप स्वयं कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई। अगर भारतीय जनता पार्टी या उसकी नीतियां या उसके नेता जी, या उसका प्रशासन काम नहीं करता, अब कहीं किसी लेन देन को लेके मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि सूदखोरों को आदिवासी क्षेत्रों में हम जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, और जो भी कर्जे के नाम पर उनकी से कर्जे के बजाय 10 गुनी 100 गुनी वसूली होती है, उसके लिए कानून बनाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। और इस नाते ये कहना कि बीजेपी अत्याचार करती है, अब अभी अपन एनआरसी की रिपोर्ट पर नहीं बैठे हैं जी डिबेट करने, उसके आंकड़े होते, विषय होता, तो मैं उस पर चर्चा करता। रवि जी, आपका जो सवाल था उसका जवाब शंकर लाल जी ने दे दिया कि जो अपराध हो रहे हैं, कार्रवाई भी सरकार कर रही है, फिर चाहे किसी भी राजनीतिक दल के वो कार्यकर्ता हों, चाहे वो सत्तारूढ़ के हों या फिर प्रभावशाली लोग हों, कार्रवाई सब पर हो रही है। जी सुनील जी, दरअसल शंकर लाल जी जो है झूठ की कश्ती से जो है समंदर को पार करना चाह रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी भाइयों के हितों के नाम पर मजाक करने के जो है नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। शंकर लाल जी सत्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, हो सकता है कि उनका भी कोई पद व चेयरमैन या टिकट का पद ना चला जाए, मैं समझ सकता हूं। लेकिन जो है पैसा कानून जो है 1996 में देश के आदिवासी के अधिकारों के संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। 2024 में भाजपा सरकार जो है आज जुमला बनाकर इसे केवल जो है वोटों की कबाड़ने के उद्देश्य से आज जुमला बनाकर उछाल रही है। शंकर लाल जी कह रहे थे कानून व्यवस्था की बात, किस अपराधी के घर बुलडोजर चलाया? इनका बुलडोजर कहां चला जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता उजागर होती है? ये दोहरा जरूर, ये दो तरह के कानून मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये सदैव से जो है षड्यंत्रकारी लोग जिस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के दमन पर उतारू थे, वो आज फिर भस्मासुर के रूप की तरह जो है उनके दमन पर उतारू हैं, लगातार उनके हक अधिकारों को छीन रहे हैं। केवल ये चुनावी एजेंडे के तहत ये धूल झोंकने के लिए निकले हैं। रवि, एक बात और रवि जी, कि नगरीय निकायों की अगर हम बात करें तो इसके मुद्दे अलग हैं, क्योंकि आदिवासी इलाकों में ये चुनाव हैं और आदिवासियों की जो जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जरूरतें भी आज़ादी के 75 साल में हम पूरी नहीं कर पाए। अभी भी कई इलाकों में हम देखते हैं कि कुछ स्कूल जरूर हैं, छात्रावास भी हैं, सरकार दावा भी करती है, आपकी हो या बीजेपी की, कि आदिवासियों को हम पढ़ने विदेश तक भेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें कई इलाकों की तस्वीरें हमारे पास जब आती हैं कि जो जरूरी सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयां समय पर नहीं मिल पा रही हैं, एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। कई तस्वीरें हमने दिखाई भी हैं कि ठेले पर, कार पर, टू व्हीलर पर या फिर बैलगाड़ी पर सब ले जाने को मजबूर हैं लोग। तो जब बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में आपके और बीजेपी के दावों का आधार क्या है? जी सुनील जी, क्योंकि हमारी सरकार में ये खुद आदिवासी भाई इस बात के गवाह हैं
कि उनके चेहरे पे आज भी जो मुस्कान है वो कांग्रेस की दी हुई शासन योजनाओं की है, जिन्हें वे आज गौरव के साथ महसूस करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं कोई गलती थी, मैं इसको बड़े हृदय के साथ स्वीकार करता हूं कि हमारी कहीं कोई कमी थी और हमसे कोई गलती हुई है तो हम सत्ता से बेदखल हुए। लेकिन ये क्या अधिकार, ये तो कोई अधिकार नहीं बनता है ना कि अगर हमने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। 15 वर्ष से 16 वर्ष से आज शिवराज जी 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, आज भी उनके साथ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी नल जल की जो सुविधाएं हैं, जो खान पान का, जो पोषण आहार का पैसा है उन तक नहीं पहुंच रहा है। आज भी जो है उनके पीठ पे छुरा भोंकने का काम कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर आप 4 बार से मुख्यमंत्री हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए और आदिवासी भाइयों के बीच जाके माफी मांगना चाहिए। धर्मेंद्र सर, क्योंकि बड़े मुद्दों की तो इन चुनावों में जिक्र होगा नहीं, चाहे हम पैसा एक्ट की बात करें या फिर आदिवासियों के उत्थानों को लेकर सरकारों ने जितने काम किए, क्योंकि बहुत छोटा चुनाव है, नगरीय निकाय का चुनाव है। पार्षदों से लेकर छोटी छोटी समस्याएं जिस प्रकार से जिक्र किया कि सड़क, बिजली, पानी, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं चीजों की बात होगी। तो जब इन चीजों की बात होगी तो दोनों की ही सरकारें रही हैं अलग अलग समय पे, लेकिन उतना विकास अगर हम अनुपातिक देखें कि शहरों का जितना विकास हुआ है दूसरे क्षेत्रों का हुआ, आदिवासी इलाकों का उतना विकास या उतना उत्थान नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था इन 75 सालों में। निश्चित तौर पर, और विकास के नाम पर ही आदिवासी भाइयों को या जो भी उन क्षेत्रों के मतदाता हैं मतदान करना चाहिए जी। हम भोपाल से बैठकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सौसर में या पांडुरना में किस तरह का विकास हुआ, वहाँ की जरूरतें क्या थी, क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव है, वहाँ पे जो छोटी नगर पालिका है और नगर परिषद है, बिल्कुल सर, उनका चुनाव है और जो बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है वो, और अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं और जो घना वन क्षेत्र है जहाँ पे बजरे टोले हैं आदिवासी भाइयों के, वहाँ ज्यादा विकास की जरूरत है। लेकिन दोनों ही दल विकास के दावे करते रहे कि हमने आदिवासियों के और उनके क्षेत्रों में बहुत काम किया है। तो अब वहाँ की जनता जो चुनाव में मतदान करने वाली है उसको तय करना है और उसको इसी आधार पर मतदान भी करना चाहिए कि किस दल ने, भाजपा ने या कांग्रेस ने, दोनों दलों की सरकारें रही हैं, किसने उनके क्षेत्रों में ज्यादा काम किए हैं। सर एक सवाल और था कि अगर बीजेपी और कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल अच्छे से काम कर रहे होते, गौंडमाना गणतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई, कई टुकड़ों में बट गई, अब उसके बाद अब जैस खड़ा हो गया है एक संगठन आदिवासी युवाओं का जो ये दावा कर रहा है कि 80 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की आदिवासी प्रभाव वाली, उनमें से 71 सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से भी बात करेंगे और बीजेपी से जो ज्यादा से ज्यादा सीटें देगा तो उनसे वो एक समझौता भी कर सकते हैं, और अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर इंडिपेंडेंट ही अकेले ही चुनाव जैस लड़ेगा। तो अगर इनने विकास किया होता तो जैस जैसे संगठन की नौबत ही ना आती सर। नहीं, विकास का और राजनीतिक संगठन बनने का तो ये दो अलग अलग बातें हैं जी। मध्य प्रदेश में या पूरे देश में पिछले कुछ सालों में जातिवाद की राजनीति एक बार फिर शुरू हुई है जी। जो 80 में कमंडल बना, 80 में मंडल आयोग बना, उसके बाद उसकी सिफारिशें 90 में लागू हुई, उसके बाद जो जातिवाद पनपा जी, उसकी परिणति अभी है कि हर जगह छोटे छोटे संगठन, वो जयास हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, भीम सेना हो, आर्मी और इस तरह की भीम आर्मी हो, इस तरह की ये प्रेशर की राजनीति, ये छोटे दल प्रेशर की राजनीति करते हैं जी। जैसे जयास आया भाजपा और कांग्रेस से समानांतर दूरी रखते हुए आदिवासियों के हितों में काम करने के लिए जी। लेकिन जयास का नेता चुनाव लड़ा कांग्रेस से टिकट जी। ऐसे ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा महाकौशल में भाजपा का टूल बन गई जी। तो अब ये बोल रहा है कि हम 80 सीटों में से 71 पे चुनाव लड़ाएंगे, 70 पर लड़ाएंगे, समझौता करेंगे। तो एक दबाव की राजनीति की शुरुआत है ये अब। और ये हम ये नहीं कह सकते कि ये आदिवासियों का जो संगठन है इसको सभी आदिवासियों का समर्थन प्राप्त होगा जी। तो इसके अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो हमको पता चलेगा कि क्या स्थिति बनने वाली है मध्य प्रदेश। चलिए, तो मध्य प्रदेश में अब क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, 27 सितंबर को इन 47 नगरीय निकाय में वोटिंग होगी और 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। तो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में चुनाव है
और चुनाव है तो आदिवासियों को भी सोचना होगा, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता जा रहे हैं, रण बड़ा है, भले ही उसका दायरा छोटा हो, लेकिन अब क्योंकि बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हैं और चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन आदिवासियों को भी सोचना थोड़ा चाहिए और सोच समझकर ही वोट देना चाहिए कि जिस 75 सालों में आजादी के बाद, इन 75 सालों में जितना आदिवासी इलाकों का और आदिवासियों का विकास होना चाहिए था, क्या देश के अन्य राज्यों या अन्य क्षेत्रों के मुकाबले उनका उतना विकास हुआ है? किसी एक व्यक्ति को आदिवासी या समाज के नाम पर पद देने से पूरे समाज का विकास नहीं होता। भले ये हो सकता है कि उसके नाम पर आदिवासी गौरव महसूस कर सकते हैं, गर्व महसूस कर सकते हैं। आदिवासी प्रतीक बहुत सारे हैं, चाहे हम टंटे मामा की बात करें, रानी कमलापति की बात करें, यहाँ पर और भी तमाम ऐसे हैं जिनको लेकर जयंतियां मनाई जाती हैं, दिन मनाए जाते हैं, लेकिन उससे भी आदिवासियों का सिर्फ गौरव बढ़ेगा, गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी, लेकिन उनकी जो दिन फिरने वाली बात है वो सिर्फ अभी तक चुनावी वादे और चुनावी घोषणा पत्रों तक ही सीमित है। तो आदिवासियों को भी चाहिए कि राजनीतिक दल जो दावा करें, जो वादा करें, उसको जमीन पर जरूर उतरना चाहिए, और अगर जो नहीं उतार रहा तो उनको फिर कुर्सी से आदिवासियों को उतारने की जिम्मेदारी है। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।